नाउ a reinforced concrete beam is to be post tension in such a way that no tensile stress develops. कर्ण डिस्टेंस याद है, कर्ण डिस्टेंस पढ़े होंगे आप लोग. सो ये अगर क्रॉस सेक्शन है, ये अगर क्रॉस सेक्शन है तो केबल कहां तक रहेगा कि ऊपर जीरो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो. तो दिस डिस्टेंस इज d/6. क्लियर. द डिस्टेंस ऑफ द टेंडन फ्रॉम द नियरेस्ट फेस मस्ट बी. तो टेंडन का डिस्टेंस नियरेस्ट फेस से पूछ रहा है. तो ये फेस नियर है या नीचे वाला फेस नियर है? नीचे वाला फेस नियर है. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? सो दिस इज नॉट d/6, दिस इज d/3. तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? d/3. तो d/3 से ग्रेटर होगा नीचे वाला डिस्टेंस, तो ये d/6 से कम होगा, तो ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस आने का चांस नहीं है. आया समझ में? कर्ण डिस्टेंस अगर पढ़े होंगे तभी ये समझ में आएगा. ये सब चीज रिवाइज कर लीजिए जाके, ठीक है. IS 456 is basically depends on cube और cylinder strength. Cube strength, not cylinder strength. इंडिया में हम लोग cube यूज करते हैं, not cylinder. Now, at the time of initial tensioning, the maximum tensile stress immediately behind the anchor edge should not exceed which one of the following? कोई बताएगा इसका आंसर? कोई बताएगा इसका आंसर? कोई बताएगा? आई एम वेटिंग. इसका आंसर कोई बताएगा? केवल बाबू बताए हैं इसका आंसर, और कोई नहीं बता रहा है. बताइए बताइए बताइए. केवल बाबू को थोड़ी एग्जाम देना है, सबको एग्जाम देना है ना. सब लोग पढ़िए. बताइए बताइए. ए, किसी का, अनीश का आंसर ए है. बताइए क्या होगा? सो इसका आंसर कोई नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है. इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है. अब ये कोड में चेंज हो गया है. कितना है? 0.76 FU है. पहले ये 0.8 हुआ करता था. कोड कब चेंज हुआ है प्री स्ट्रेसिंग का? 2012 में चेंज हो गया. सो 2012 में कोड अगर चेंज हुआ है तो ये स्ट्रेस का वैल्यू चेंज हो गया. नाउ दिस इज 0.76 FU. तो अब एग्जाम में आएगा तो 0.76 FU मिलेगा, और 0.8 FU भी रहेगा. तो किसमें टिक करना है? 0.76 FU को. समझ में आया? अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा. हमको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया था. गेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है. हमको जब हम अपने टाइम में पढ़ते थे, ये क्वेश्चन बहुत टाइम तक हमसे नहीं बना था, और जिस दिन बना रियली रियलाइज हुआ कि गेट कितना अच्छा क्वेश्चन सेट करता है. A uniformly distributed load intensity W, span L, मोमेंट M और केबल का इसेंट्रिसिटी कितना है? E. तो कह रहा है कि द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन. तो कॉमन सेंस से सोचिए, कोई बीम है तो उसका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, लोड ज्यादा होगा तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ज्यादा रखना पड़ेगा या नहीं? तो डिपेंड करेगा. जितना स्पैन ज्यादा होगा, बेंडिंग मोमेंट उतना ज्यादा होगा, तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स उस पर डिपेंड करेगा या नहीं? करेगा. क्लियर? देन सेक्शन के बेंडिंग मोमेंट पे डिपेंड करेगा या नहीं? करेगा. और इसेंट्रिसिटी ज्यादा कम करेंगे तो प्री स्ट्रेसिंग का फोर्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगा या नहीं? वो भी चेंज होगा. इजंट इट? वो भी चेंज होगा. सो हम लोग ये करेंगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा? M पे डिपेंड कर रहा है, W पे डिपेंड कर रहा है, L पे डिपेंड कर रहा है, और E पे डिपेंड कर रहा है. सब पे डिपेंड कर रहा है. इजंट इट? सब कुछ पे डिपेंड कर रहा है. तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा? सो देखिए, इसका आंसर होगा D. क्योंकि जब हम M बोल रहे हैं तो M में W और L दोनों इंक्लूडेड है या नहीं? M में W और L दोनों इंक्लूडेड है. आया समझ में? क्लियर? सो M में W और L दोनों इंक्लूडेड. नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है. सो इस क्वेश्चन का हम पूरा सॉल्यूशन ही आप लोगों को बता देते हैं.
ऐसा ऐसा 2 क्वेश्चन आया है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में, दोनों बहुत अच्छा। ये गेट लेवल का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया ठीक है, बट गेट टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पे आप लोगों का क्लैरिटी होना चाहिए। द बिलो फिगर रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन ऑफ ए प्री स्ट्रेस बीम फॉर अ नो टेंशन डिजाइन, यानी कि क्रॉस सेक्शन में कहीं टेंशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। द टोटल मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, तो देखिए इसमें प्री स्ट्रेसिंग कहां किया हुआ है, बीच में किया हुआ है, विजुलाइज कीजिए। ये आपका सेक्शन है, बीच में प्री स्ट्रेसिंग किया हुआ, तो प्री स्ट्रेसिंग के कारण एक स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, दिस इज P बाई ए, ठीक है। और आप इस पे मोमेंट कब तक अप्लाई कर सकते हैं, आप इस पे मोमेंट तभी तक अप्लाई कर सकते हैं ना जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 0। सो आप तभी तक इस पे स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, M/I इंटू वाई बॉटम, क्लियर। सो ये जितना है ये उतना ही होगा, तभी ये 0 होगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव साइड में चला जाएगा, तो टेंशन आ गया ना, कह रहा है नो टेंशन। ऊपर तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, तो बहुत सिंपल है। क्या हम लोग लेंगे, इसका वैल्यू हम लोग कर देंगे, इसका वैल्यू कर देंगे सिग्मा सी, इसका वैल्यू कर देंगे सिग्मा सी, तो सिग्मा सी ये 0, तो ये हो जाएगा सिग्मा सी, ये होगा सिग्मा सी, तो ये कितना 2 सिग्मा सी। लेकिन कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा सी, तो कंक्रीट नीचे तो नहीं फेल हुआ, ऊपर 2 सिग्मा सी हो गया, तो वो भी तो फेल हो जाएगा, क्लियर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा सी बाई 2 रखते हैं, सिग्मा सी बाई 2 रखते हैं, सिग्मा सी बाई 2, सिग्मा सी बाई 2, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सिग्मा। अब जरा देखिए तो कोई भी फेल हो रहा है क्या, नहीं, अब कोई नहीं फेल हो रहा है, तो हम लोग इसका यूज करके मोमेंट कैपेसिटी निकाल लेते। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा सी बाई 2 इंटू आई, आई कितना होगा, BD क्यूब बाई 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई वाई बी कितना, सो दैट इज D बाई 2, तो m का वैल्यू हो जाएगा यहां पे BD स्क्वायर सिग्मा C बाई 12, सो दैट्स वाई D इज द करेक्ट आंसर। आया सबको समझ में, क्लियर। दिस इज गुड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं, फॉर अ रेक्टेंगुलर प्री स्ट्रेस बीम डिजाइन फॉर ऑपरेटिंग स्ट्रेस कंडीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री, ओहो ये गलत क्वेश्चन हम पिक कर लिया, ये क्वेश्चन नहीं पिक करना था हमको। ऐसा ही जो है ना, एक ये जो लास्ट क्वेश्चन करा है ना, इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन इसी के बाद था, गलत क्वेश्चन क्रॉप हो गया, ठीक है, वो क्वेश्चन हम बता देते हैं और उसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसमें केबल का लोकेशन दिया हुआ था कि सेंटर पे है, और उस क्वेश्चन में केबल का लोकेशन नहीं था और बाकी सब कुछ सेम था, सीधा एक सेक्शन दे दिया था और सेम ऊपर लैंग्वेज लिखा हुआ था, कह रहा था कि इस पे बीम पे कितना आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर सकते हैं, ये निकालना था। तो अगर केबल का लोकेशन नहीं था सेंटर पे तो फिर कैसे कैलकुलेट होगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो देखिए बहुत सिंपल है, ये आपका सेक्शन है, कॉमन सेंस से बताइए, अगर केबल का लोकेशन नहीं दिया हुआ है तो आप केबल को सेंटर पे रखना प्रेफर कीजिएगा या इसेंट्रिक रखना प्रेफर कीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इसेंट्रिक रखेंगे, क्लियर, क्योंकि इसेंट्रिक रखेंगे तो नीचे ज्यादा कंप्रेशन, तो ज्यादा मोमेंट हम अप्लाई कर सकते हैं, नीचे टेंशन उसको कम करेगा। तो इसेंट्रिक भी कितना रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं कि ऊपर का स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जस्ट 0, क्योंकि ऊपर भी तो टेंशन नहीं होना चाहिए ना, क्लियर। सो फाइनली इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा प्री स्ट्रेसिंग के कारण, दिस वन इज P बाई ए प्लस P इंटू ई डिवाइडेड बाई आई इंटू वाई बॉट, ऐसा बनेगा या नहीं, दोनों को ऐड करके ऐसा बनेगा, ऊपर भी टेंशन नहीं होना चाहिए, नीचे भी कहीं टेंशन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इस पे मोमेंट अप्लाई करना स्टार्ट किया,
सो मोमेंट अप्लाई करना जब स्टार्ट किए, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, सो मोमेंट डिवाइडेड बाय आई इंटू वाई बॉटम, इजंट इट। अब बताइए कितना कितना स्ट्रेस रखेंगे, और ये ऐसा होना चाहिए कि फाइनल स्ट्रेस डायग्राम फिर से नीचे क्या होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना नीचे, क्लियर। सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों सम करके 0 होना चाहिए, तो इट मींस दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इस बार हम लोग वैल्यू कितना लेंगे, सो दिस इज वेरी सिंपल, हम लोग ये लेंगे सिग्मा सी, ये लेंगे सिग्मा सी, क्लियर। सो दिस इज सिग्मा सी, दोनों सिग्मा सी हो गया हम लोगों का, क्लियर। ये दोनों मिलके 0 हो गया, और ये 0 है और ये सिग्मा सी है, तो ये दोनों ऐड करके भी कितना हुआ, सिग्मा सी। तो फाइनली देखिए कहीं कोई टेंशन आया क्या, कोई टेंशन नहीं आया। तो हम लोग अभी इसका यूज करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहां से हम लोगों को क्या निकालना है, एम का वैल्यू। तो एम का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा सी इंटू बी डी क्यूब बाई 12 डिवाइडेड बाई डी बाई 2। तो ये देखिए सिग्मा सी बी डी स्क्वायर बाई 6। देखिए यहां आया सिग्मा सी बी डी स्क्वायर बाई 6, और पीछे कितना आया था, ये आया था सिग्मा सी बी डी स्क्वायर बाई 12। सो कौन सा ज्यादा हुआ, कौन सा ज्यादा हुआ, जो दूसरा वाला बनाए थे वो ज्यादा हुआ। तो ऑब्वियस ही बात है, होना भी चाहिए, इसमें केवल बीच में है, तो इसका मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, या उसमें केवल इसेंट्रिक है, उसका मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी किसका ज्यादा होना चाहिए, इसेंट्रिक वाले का ज्यादा होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो इसेंट्रिक वाले का आपका ज्यादा होगा, तो उसका आया भी सिग्मा सी बी डी स्क्वायर बाई 6 आया, और इसका 12 आया। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व। समझ में आया, ठीक है। सो काफी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करा दिए हैं, ठीक है। कितना भी क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस कीजिए, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल यू विल हैव टू सॉल्व एट योर एंड ऑल्सो, ठीक है। आपके एंड पे भी सॉल्व करना पड़ेगा। आपको अगर लगता है कि आप गेट प्रीवियस ईयर पूरा बना लिए हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसे आप जज करते हैं अपने आप को कि आपका गेट का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपको सारा कॉन्सेप्ट आता है। सिंपल सी बात है, हम बार बार बोलते हैं, हाउ टू जज योर नॉलेज। आप अपना नॉलेज कैसे जज कर सकते हैं कि आपका नॉलेज सफिशिएंट है, कैसे इसको जज कीजिएगा। सो दैट इज वेरी सिंपल। अगर आप अपने नॉलेज को दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं और वो सेटिस्फाइड हो जा रहा है, तभी आपका नॉलेज सही लेवल तक पहुंच गया, क्लियर। और अगर आप अपने नॉलेज को दूसरे को बता के उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके चेहरे पे स्माइल नहीं ला पा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके नॉलेज में अभी डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए हैं। समझ में आया। तो अगर आपको लगता है कि आप गेट प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन अच्छे से बनाए हुए हैं और आपको सब कुछ आता है, तो एक बार ऐसा कीजिए कि अपने किसी जूनियर को एक्सप्लेन करके देखिए, जो वो डाउट आपसे पूछता है। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर दिए गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो इट मीन्स कि आपका नॉलेज पूरा है। और अगर आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं एक एक चीज, तो इट मीन्स कि अभी आपको और सोचने की जरूरत है। क्लियर हुआ। तो इस चीज को फॉलो कीजिए, हमेशा याद रखिए, वो किसी चीज का आपको नॉलेज है या नहीं है, ये जज करने का यही तरीका है कि आप अपने जूनियर। सो कितना टाइम हुआ, हाफ एन आवर तो हो गया है, क्लियर। कल हम आपको, आज पहले तो ये बता देते हैं, ठीक है, आज हम पहले आपको ये बता देते हैं कि गेट में क्या क्या पढ़ लीजिए, तो आपका मिनिमम कि उतना तो पढ़ना ही है। अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो इतना तो कम से कम पढ़ लीजिए। सिंगली रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड और फ्लेन सेक्शन, ठीक है। इसका एनालिसिस पार्ट पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, न्यूट्रल एक्सिस निकालना, ये सब आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर। इसके बाद शेयर चैप्टर पढ़ लीजिए, समझ में आया। शेयर चैप्टर अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। शेयर चैप्टर लाइटली पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, तो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्लियर। तो ये 3-4 चैप्टर जो है ना, डिटेल में पढ़िएगा। और इसके बाद सारा क्वेश्चन जो, सारा चैप्टर जो है ना, लाइटली भी पढ़ लीजिएगा, एक एक बार देख भी लीजिएगा ना,
तब भी आपका काम हो जाए। लेकिन ये 3 चैप्टर लाइटली नहीं पढ़ना है, 4 चैप्टर, सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स, प्लेन सेक्शन और शेयर, ये आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारा चैप्टर्स आप बस मोटा मोटा भी पढ़ लीजिए तो काम हो जाएगा कि हाँ ये रेनफोर्समेंट है, इतना परसेंटेज होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना भी कर लीजिएगा तो काम आपका हो जाए। आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, सो ये इतना आप लोग कर लीजिए। सो काफी क्वेश्चन हम करा लिए, इवन मोर देन 100 क्वेश्चन हो गया, 7 डेज में ही खत्म हो रहा है लगभग। ठीक है, सो 7 डेज में ही। और क्या और क्वेश्चन करवाएं क्या? बोलिए आप लोग, और क्वेश्चन अगर बोलिएगा तो फिर कल और भी क्वेश्चन बनवाते रह सकते हैं। हाँ ऋषभ बताएंगे, मैसेंजरी डिजाइन पढ़ा देंगे। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, बताइए। और क्वेश्चन बताएं। अच्छा, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का क्वेश्चन रह गया है ना? ठीक है, सो कल मेरा लेक्चर नहीं रहेगा। ठीक है, कल मेरा कुछ पर्सनल काम है। ठीक है, सैटरडे को हम एक लेक्चर लेंगे, सैटरडे को हम एक लेक्चर लेंगे और उसमें अर्थक्वेक का क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों का। ठीक है, सो सैटरडे को हम लोग एक लेंगे, उसमें अर्थक्वेक का क्वेश्चन करा देंगे आपका। ठीक है, अर्थक्वेक का क्वेश्चन आज हम लाए नहीं है। ठीक है, तो सैटरडे को बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं अभिषेक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रटना एंड समझना? ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप रटे हुए हैं, ठीक है, या आप समझे हुए हैं? आपको कैसे पता चलेगा? देखिए बहुत सिंपल है, आप चीजों को रटे हुए हैं या आप चीजों को समझे हुए हैं। ठीक है, ये कैसे पता चलता है? ठीक है, हम तो इस पे अब एकदम एक स्पेशल वीडियो ही बना देंगे कि रटना और समझने में डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कीजिएगा कि आपको रट रहे हैं कि समझ रहे हैं। कोई भी चीज अगर आप रटे हुए हैं ना, और आपसे कोई पूछेगा उसी चीज के बारे में, तो आप वही चीज उसको बताइएगा जो आप किसी और से सुने थे। आप एग्जैक्टली वही बताइएगा, कुछ दूसरा नहीं बताइएगा। दैट इज कॉल्ड रटना। और समझ जब कोई जाता है ना, तो वो उससे कोई दूसरा आदमी कोई पूछेगा कि ये चीज क्या होता है, तो वो उसको वही चीज नहीं बताएगा जो उसको बताया गया था। उसका एग्जाम्पल्स, उसका बताने का वे चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग भी ये स्ट्रक्चर पढ़े, आरसीसी पढ़े, अपने कॉलेज टाइम में पढ़े। मेरे प्रोफेसर जो एग्जाम्पल देके हमको समझाए थे, हम उसमें शायद ही कोई एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाते। क्यों? क्योंकि हम रटे नहीं थे, हम कॉन्सेप्ट सीखे थे उस समय। तो मेरा सारा एग्जाम्पल मेरा डेवलप हो गया। क्लियर? और रटे हुए होते तो वो जो हमको बताए थे वही हम आप लोगों को अभी ट्रांसफर कर रहे होते। समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस। जैसे हम आपको बोलते हैं कोई मीठा चीज का एग्जाम्पल दीजिए, कोई मीठा चीज का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप 1000 एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्यों? आप इसको रटे हुए नहीं है कि मीठा मतलब चीनी ही होता है, ऐसा नहीं है। तो आप 1000 एग्जाम्पल दे सकते हैं मीठा का। ठीक है, खट्टा का एग्जाम्पल दीजिए, आप 1000 एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि खट्टा टेस्ट किसको बोलते हैं, मीठा टेस्ट किसको बोलते हैं। आप इसका बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन जो चीज आप रटे हुए, ठीक है, जो चीज आप रटे हुए, जैसे फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, तो ये सब आप, हम लोग इंजीनियर लोग ये सब टर्म जो है ना रट जाते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब होता है। हम लोग से कोई पूछेगा तो वही बताएंगे जो हम लोग समझे हुए हैं, हम लोग को कोई बताया। क्यों? कि समझ में ही नहीं आता फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो इसीलिए एकदम सेम हम लोग वही ट्रांसफर कर देते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन समझना एंड रटना। आया या नहीं? आया या नहीं समझ में सबको? कौन पूछे थे? ऋषभ पूछे थे। ऋषभ बताइए। क्लियर हुआ सबको? तो रटना और समझना, इस पे तो हम अभी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो कि पब्लिश कर देंगे, ताकि सबको क्लियर हो कि कैसे पता करते हैं कि आप रटे हुए हैं या समझे हुए हैं। ठीक है, रटना और समझने में डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। तो सैटरडे को मिलते हैं हम लोग।
ठीक है, सैटरडे को मिलते हैं हम लोग, अर्थक्वेक को कंप्लीट कर लेंगे उस दिन, तो अर्थक्वेक भी आप लोगों का हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो ओके, सी यू गाइज। नहीं अभिषेक, ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट तो सारे रटने ही पड़ते हैं? कॉन्सेप्ट रटना कहां पड़ता है? कॉन्सेप्ट तो सब समझना पड़ता है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही होता है कि उसको रटना नहीं पड़ता है, डेटा को रटना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि डेटा आपको जो बताया गया है आप भी दूसरे को वही बताइएगा ना, दैट इज डेटा। कॉन्सेप्ट को कभी रटना नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट को लिंक करके समझना होता है। ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट समझिएगा उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाता है, और जितना कम कॉन्सेप्ट समझिएगा हर कॉन्सेप्ट आपको लगेगा कि हम रटे हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट ऐसा चीज ही है कि एक कॉन्सेप्ट समझिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए उतना आसान हो जाएगा, वो डिफिकल्ट नहीं रहता। इज इट क्लियर? चलिए, ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल छोड़ के परसों।